गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने कवर किया था पेलियोलिथिक एज, वी कवर द मेसोलिथिक एज, वी ऑल्सो कवर द नियोलिथिक एज एंड उसके बाद हमने चालकोलिथिक एज डिस्कस करी थी विच वॉज फ्रॉम 4000 टू 1200 BC। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, आज हम बात करेंगे हिस्टोरिक पीरियड की। हिस्टोरिक पीरियड की अगर बात की जाए तो ये वो पीरियड है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है मेरा, जिसमें हम बात करते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड की, जिसके रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास मेंशन्ड हैं। एंड इसमें हमारा वैदिक टाइम से लेके आज आगे तक की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हिस्टोरिक पीरियड में आ जाती हैं। सो इफ यू बिगिन विद द हिस्टोरिक पीरियड, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज द महाजनपद्स। महाजनपद्स की अगर बात करी जाए, जस्ट अ सेकेंड, महाजनपद्स की अगर हम बात करेंगे तो ये 6th सेंचुरी BC वाला पीरियड है। ठीक है, यहाँ पे जो मेंशन्ड है, ड्यूरिंग द एज ऑफ द महाजनपद्स बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुटरा निकाया की जो बात की गई है यहाँ पे, इट गिव्स द नेम ऑफ 16 महाजनपद्स। अगर आपसे पूछा जाए कि महाजनपद्स जो थे 16, इनका वर्णन, इनका डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है, ये कहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुटरा निकाया, ये यहाँ पे आपके 16 महाजनपद्स की बात करता है। एंड द पाली लैंग्वेज बुद्धिस्ट वर्क्स, इससे हमें पता चलता है कि जो बुद्धिस्ट वर्क्स थे ये पाली लैंग्वेज में थे। दे मेंशन सम इम्पॉर्टेंट सिटीज, एंड ये इम्पॉर्टेंट सिटीज जो है ये कौन कौन सी हैं, अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो उज्जैनी, विच इज द प्रेजेंट डे उज्जैन, देन यू ऑल्सो हैव विदिशा, एंड महिष्मति विच इज महेश्वर। तो ये हमारे महाजनपद्स हैं, 16 महाजनपद्स। अगर इनका हमको एरिया देखना है, सो वी कैन लुक एट दिस मैप विच मेंशन्स 16 महाजनपद्स। यू हैव द कुरु, मत्स्य, अवंती, चेतिया, वत्स, काशी, मगध, अंग, ये सारी जो महाजनपद्स हैं ये 16 महाजनपद्स हैं। ठीक है, ये 16 महाजनपद आपके जो हैं ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन्ड है, जो आपके 3 सिटीज के बारे में भी बताते हैं, सेंट्रल इंडिया की स्पेसिफिकली, उज्जैनी, महिष्मति और विदिशा। नाउ कमिंग स्पेसिफिकली टू द अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद की बात की जाए, सो इट इज लोकेटेड इन द मालवा रीजन एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द विंध्यास इन द नॉर्थ एंड जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अगर बात की जाए अवंती महाजनपद की, सो इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, विंध्यास नॉर्थ में एंड अवंती एंड साउथ अवंती। ठीक है, तो ये आपका अवंती महाजनपद है, ये मालवा रीजन में है यहाँ पे, तो ये आपका मालवा रीजन बन जाता है। नाउ coming to the, according to the ancient texts, Avanti was ruled successively by the Hehiya dynasty. ये नाम important है। And इसके बाद came the Vitihotra dynasty, which was a branch of the Hehiya dynasty, and the Pradyot dynasty. So the 3 dynasties that become important from the point of view of Avanti, जिसकी capital उज्जैनी में थी। So which were the 3 dynasties that become important? First we have the Hehiya dynasty, the second we have the Vitihotra dynasty, and the third we have the Pradyot dynasty. ये 3 जो dynasties हैं ये these become important from the perspective of Avanti. ठीक है, and under the Pradyots, Avanti became a major power in the Indian subcontinent. So इन तीनों में भी, Hehiya, Vitihotra and Pradyot में भी, Pradyot becomes extremely important. Now Avanti was later annexed, अगर आगे पढ़े हम, so Avanti was later annexed into Magad. अवंती को हमने मगध में जोड़ लिया, अवंती को हमने मगध में आगे जोड़ लिया, and this was done by the Shishunag dynasty. We have the Shishunag dynasty coming up, and the Shishunag dynasty was overthrown by the Nandas. So we have the Shishunag dynasty, which was followed by the Nanda dynasty, and then came the Mauryas. ठीक है, तो ये आपकी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अवंती को देखा जाए तो अवंती वाज एनेक्स्ड बाय मगध एंड इट वाज डन बाय द शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग के बाद आपके नंदा डायनेस्टी आई है, नंदा के बाद यू हैव द मौर्यन डायनेस्टी कमिंग अप। नाउ अवंती की जब हमने बात करी तो हमने ये 3 डायनेस्टीज की बात करी,
Now we'll discuss them one after the other. The Hayyas of Mahishmati. Now according to the Puranic accounts, Hayyas were the earliest rulers. हमने देखा ये 3 dynasties में सबसे पहले आई थी Hayyas. Then you had the Vitihotra dynasty coming up. So the Hayyas dynasty were the earliest rulers of Avanti. ठीक है? They captured this region from the Nagas. Now later the whole जनपद was divided into 2 parts. यहाँ पे पूरे जनपद को उनने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ये इतना डिटेल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. We just have to remember the chronology. So the chronology was the Hayyas dynasty, the Vitihotra dynasty, and उसके बाद आपकी Pradyot dynasty आ जाती है. So now if you want to read it थोड़ा डिटेल में, this is important. Ripunjay, who was the last Vitihotra ruler of Ujjaini. Ujjaini मतलब capital of Avanti. Like अवंती यहाँ पे दिया हुआ है से अवंती की जो कैपिटल थी उज्जैनी थी. सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो उज्जैनी वॉज ओवरथ्रोन बाय हिज अमात्य. अमात्य उस टाइम पे मिनिस्टर्स होते थे. आगे हम जब मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम नोटिस करेंगे कि काफी टाइम हम अमात्य की बात करते हैं, हु बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अमात्य इज द मिनिस्टर. ठीक है? सो रीड दिस पैराग्राफ, दिस इज अ बिट इंपॉर्टेंट. नाउ Hayya डायनेस्टी के बाद आपकी वितिहोत्र डायनेस्टी आ गई. वितिहोत्र के बाद यू हैव द प्राद्योत डायनेस्टी. अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा जो एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री अगर देखा हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि प्राद्योत डायनेस्टी में स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन आया है. सो विल डू दिस इन डिटेल. द प्राद्योत वाज अ कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा. See, this is important कि बुद्धा के कंटेम्पररी थे प्राद्योत. He is also known as चांद प्रद्योत महासेन. चांद प्रद्योत महासेन, ये इंपॉर्टेंट है. द मोस्ट सीरियस राइवल ऑफ अवंती वॉज मगध. अवंती का मोस्ट सीरियस राइवल वॉज मगध. लेकिन हम देखते हैं कि अवंती वॉज लेटर अनेक्स्ड. से आई हैव मेड दिस. अवंती वॉज लेटर अनेक्स्ड बाय मगध. ठीक है? तो अब हम प्रद्योत डायनेस्टी की बात करते हैं. सो इट वाज अ कंटेम्पररी, प्रद्योत वाज अ कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा. देन आफ्टर दैट ही इज आल्सो नोन एज चांद प्रद्योत महासेन. एंड सबसे इंपॉर्टेंट सीरियस राइवल ऑफ अवंती वाज मगध. सो चांद प्रद्योत फॉट अगेंस्ट बिंबिसार, but later they became friends. अब इतनी स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है. When Pradyot suffered from jaundice, he requested Bimbisar. Pradyot requested Bimbisar to send his royal physician Jivak to Ujjain, and इसके बाद their relations improved. So Pradyot was a contemporary of both Mahavir and Buddha. अभी हमने ऊपर देखा that he was a contemporary of Buddha. Now we also see that he was a contemporary of Mahavir also, and he patronized Buddhism. Who? Pradyot. Pradyot dynasty की अगर हम बात करते हैं, so Pradyot patronized Buddhism. एंड एज अ रिजल्ट अवंती बिकेम. अब क्योंकि प्रद्योत ने ही बुद्धिज्म को पैट्रनाइज कर लिया एंड ही वाज अ रूलर ऑफ अवंती, देयरफॉर अवंती जो था इट बिकेम अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एक्टिविटीज. ऑब्वियस सी बात है. सो नाउ द लास्ट सक्सेसर ऑफ द प्रद्योत, जो भी लास्ट सक्सेसर ऑफ द प्रद्योत डायनेस्टी था, he was defeated by शिशुनाग. शिशुनाग जो किंग ऑफ मगध था. एंड ऐसे Avanti became a part of the Magadhan Empire. Obviously बात है. शिशुनाग who was a ruler or a king of Magad, उसने defeat किया प्रद्योत को who was a ruler of Avanti. So Avanti automatically became or came under the Magadhan Empire. So this is how Avanti came under the Magadhan Empire. Now the next heading clearly states that Avanti under Magadhan rule. Avanti was a part of the Magad Empire during the rule of Shishunag, Nandas and Mauryas. Shishunag के बाद आए Nandas and Nandas के बाद आए Mauryas. So Avanti was under the Magadhan rule under these 3 dynasties. ठीक है? इसके बाद हम मौर्यन डायनेस्टी की बात करेंगे. शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंदाज एंड नंदाज के बाद मौर्याज. सो नाउ वी कम टू द मौर्यन डायनेस्टी. अराउंड 322 BC चंद्रगुप्त मौर्य यूनाइटेड नॉर्दर्न इंडिया. चंद्रगुप्त मौर्य यूनाइटेड नॉर्दर्न इंडिया. अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा, सो ही केम टू द थ्रोन और ही केम टू रूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाणक्य. So Chanakya, who wrote Arthashastra, was majorly responsible for bringing Chandragupta Maurya to the throne. So अगर हम यहाँ पढ़ें तो 322 BC के अराउंड चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, he united the northern India and established the Mauryan Empire.
एंड दिस मौर्यन एम्पायर, अगर हम इस मौर्यन एम्पायर की बात करें, इट वाज सो ह्यूज, यहाँ नीचे शायद अच्छा ये अशोका का मैप है, इफ यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द मौर्यन एम्पायर, it was so huge, and it also included the modern day Madhya Pradesh. So during the reign of Bindusar, Prince Ashok had served as the governor of Ujjain. अब हम मौर्यन एम्पायर को थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले अगर हम अशोका की बात करें, अशोका का एम्पायर आप देख रहे हैं प्रेजेंट डे अफगानिस्तान का एरिया भी कवर करता है, पाकिस्तान भी कवर करता है, यू हैव पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड एक्सेप्ट द एक्सट्रीम साउथ के अलावा ये अशोका का पूरा एम्पायर था विच वॉज एक्सट्रीमली ह्यूज. नाउ वी मूव अहेड. सांची स्तूपा की बात करेंगे हम, बट उसके पहले we'll look at the Mauryan Empire का details. We'll come to Sanchi Stupa, but before that, we'll look at the details of the Mauryan Empire. So King Ashoka's wife, Ashoka की wife कौन थी? महादेवी, was a princess of Vidisha. Vidisha is a town near Bhopal. ठीक है? And you also have to remember that Ashoka adopted Buddhism. अभी हमने ऊपर देखा था दैट प्रद्योत अडॉप्टेड बुद्धिज्म, एंड इसलिए अवंती जो था इट बिकेम अ सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर बन गया था. एंड अवंती ग्रेजुअली बिकेम अ पार्ट ऑफ द मगधन एम्पायर. नाउ अब हम मगध की बात कर रहे हैं, सो वी हैव द मौर्यास कमिंग टू पावर, एंड यहाँ पे हम अशोका हु वाज अ मौर्यन रूलर, अगर हम उसकी बात करें, ही ऑल्सो अडॉप्टेड बुद्धिज्म. सो वी मस्ट नो दैट बोथ अवंती एंड मगध, एंड फाइनली अवंती बिकेम अ पार्ट ऑफ मगध, ये जो दोनों चीजें, दोनों एरियाज हैं, दे बोथ बिकेम अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग. ठीक है? सो अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज्म and got several stupas made. अब ये stupas कहाँ पे थे? ये stupas अगर हम डिटेल में, मैं आगे आपको एक अलग सा वीडियो बना के इसको पढ़ा दूंगी. सो अशोका adopted Buddhism and got several stupas made at Sanchi, Vidisha, भोजपुर, Bharut stupa which is in Satna, यहाँ mentioned है, and the Sanchi stupa out of all these is the most significant. इसलिए हम सांची स्तूपा के बारे में डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे. नाउ मौर्यन एम्पायर के ट्रेड रूट्स क्या क्या थे? विच वर द इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स? वन ऑफ देम स्ट्रेच्ड फ्रॉम प्रतिष्ठान इन द साउथ टू श्रवस्ती इन द नॉर्थ, विद महिष्मती, उज्जैन एंड विदिशा रास्ते में पड़ते थे. प्रतिष्ठान से लेकर श्रवस्ती तक इनका ये ट्रेड रूट था. ठीक है? एंड महिष्मती, महेश्वर की बात करें, वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. महेश्वरी साड़ीज की अगर हम बात करें तो आज भी उनके पास जीआई टैग है, एंड महेश्वरी साड़ीज आज भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, एंड कॉटन टेक्सटाइल इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इवन टुडे. सो तब से लेके आज तक दिस प्लेस इज नोन फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स. ठीक है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, द 4 अशोकन एडिक्ट्स. अगर 4 अशोकन एडिक्ट्स की बात करें, सो वी हैव दीज 4 अशोकन एडिक्ट्स हैव बीन फाउंड इन एमपी, रूपनाथ में, गुज्जर में, सारोमारो में, एंड पांगुररिया में. ठीक है? यू 4 कौन से हैं? रूपनाथ, गुज्जर, सारोमारो एंड पांगुररिया. ये 4 जो हैं, दीज आर द 4 अशोकन एडिक्ट्स. बट व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज अशोकाज नेम इज फाउंड ऑन गुज्जर एंड पांगुररिया. सारोमारो में और रूपनाथ में अशोका का नाम नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको रट लेना है. दीज 4 नेम्स, रूपनाथ, you have the Gujjar, the Saromaro and the Panguraria. These are important. Now coming to the Shung dynasty. Sorry. Coming to the Shung dynasty, Pushyamitra Shung and the son of Pushyamitra Shung, Agnimitra. ठीक है? ये 2 important rulers हैं. Now इनके रूल में एक इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है विच वॉज कालिदास. कालिदास स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अग्निमित्र. अग्निमित्र मतलब द सन ऑफ पुष्यमित्र शुंग, वेर ही रोट हिज फर्स्ट टाइटल मालविकाग्निमित्रम, which is a drama on the love story of अग्निमित्र and मालविका. मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी है which is मालविका अग्निमित्रम, written by कालिदास during the time of Agnimitra. And who was Agnimitra? He was the son of the Shung ruler Pushyamitra Shung. ठीक है?
नाउ द शुंग रूलर्स वर फॉलोअर्स ऑफ ब्राह्मण रिलीजन. ये इंपॉर्टेंट है. अभी तक हम देख रहे थे कि जो मॉडर्न रूलर्स हैं दे वर बुद्धिस्ट फॉलोअर्स, दे प्रोपगेटेड बुद्धिज्म. बट इफ यू कम टू द शुंग रूलर्स, the first Shung ruler being the Pushyamitra Shung, the first ruler being Pushyamitra Shung. So ये जो थे ये ब्राह्मण फॉलोअर्स थे, ब्राह्मण रिलीजन के फॉलोअर्स थे एंड प्रमोटर्स थे. Now they promoted the reconstruction of Sanchi and Bharut Stupa. Bharut Stupa अभी हमने ऊपर देखा था, it's in Satna. ठीक है. Now coming to the Shung dynasty, who was the Greek ambassador? It was during the Shungs that the Greek ambassador Heliodorus pillar की बात करें तो it is in Vidisha. ये मैं आगे आपको बताती हूँ. We have the Heliodorus pillar in Vidisha. So the Shung rulers के टाइम पर the Greek ambassador was Heliodorus who visited the court of Shung king Bhagbhadra. Now Vidisha में एक Heliodorus pillar है, ठीक है, which was built by the Greek ambassador Heliodorus, and this Greek ambassador visited the court of the Shung king Bhagbhadra. ठीक है, ये यहाँ पे mentioned है. So impressed he was with the Bhagavad religion. Now Heliodorus was so impressed with the Bhagavad religion that he built a Garud pillar in Vidisha. इसलिए he was impressed with the Bhagavad religion that he made a Garud pillar in Vidisha. ठीक है. And इसके बाद Shung rulers made Vidisha their capital in addition to Patliputra. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो Shung rulers थे उनने अपनी कैपिटल दो बना ली, which was Vidisha, and initially like the second one was Vidisha, the first one was Patliputra. ठीक है. Now this is all if we talk about the Mauryas and the Shung dynasty. Now coming next we have the Bactrians, Shaks and the Kushans. ठीक है. ये लोग जो थे they were very important because इनने majorly coins बनाए थे. ठीक है. और MP में इनका क्या रोल है हम ये देखेंगे. So the coins have been found at Balaghat and Shak ruler नेहपान के coin जो थे वो शिवपुरी में मिले. तो यहाँ अगर हम देखें कि नेहपान के कॉइन, शाक रूलर नेहपान के कॉइन शिवपुरी में मिले, मिनांडर के कॉइन बालाघाट में मिले, एंड कुषाण किंग कुजूल कैडफाइसिस जो था उसके कॉइन्स हमको विदिशा में मिले. तो ये तीन मैंने यहाँ पे समराइज करके उस पैराग्राफ को लिख दिया है. तो अगर आपको याद करना है तो आप ये यहाँ से डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि शाक रूलर मिनांडर के कॉइन्स बालाघाट में, नेहपान के कॉइन्स शिवपुरी में एंड कुजूल कैडफाइसिस के कॉइन्स विदिशा में. ठीक है. नाउ कमिंग नेक्स्ट वी हैव द शाक्स. द शाक्स क्रिएटेड अ शात्राप सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. ये डिटेल में इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये आप सिर्फ याद कर लीजिए. एंड दिस क्वेश्चन यूजुअली कम्स कि जो क्षात्राप सिस्टम है, this system was brought by whom, like which dynasty or which ruler. So the Shaks created a Kshatrap system of governance and Ujjain Kshatrapi was ruled by Kardhamak dynasty. ये जो dynasty है, this ruled the Ujjain Kshatrapi and Rudradaman. He was the greatest of the all Sak kings. He was one of the greatest kings of all Sak rulers. And Rudradaman के successors Rudrasen or Rudrasingh III was killed by Chandragupta Vikramaditya. Who was Chandragupta Vikramaditya? Chandragupta Vikramaditya was ruler of the Gupta dynasty. Now when the Shaks, the Bactrians, Shaks and the Kushans came, and यहाँ पे we have the strongest Shak ruler Rudradaman. जब इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हराया और he was killed by Chandragupta Vikramaditya, thus came the Gupta dynasty and that was the end of the Shak rulers. So हमें ये याद रखना है शाक रूलर्स के बाद. सबसे पहले तो कुशान्स के बारे में अगर हम बात करें, so the most important king of the Kushans was Kanishk. हम आगे कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे. Now we also talk about the Shak rulers who brought the Kshatrap system.
who brought the Kshatrap system as mentioned there of governance, and Rudradaman was the one of the most important Shak kings. And Rudradaman को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मार दिया था. And after he killed the Shak king Rudradaman, thus began the Gupta dynasty. Now, just a second, let me clear it all. So from here we begin with the Gupta dynasty. अभी मैं आपको आगे अपने थोड़े जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उनकी भी फोटो यहाँ पे डालूंगी आगे पीडीएफ में, एंड आई एक्सप्लेन उसमें से भी मोर about the Mauryan Empire, because the Mauryan Empire is very important from the perspective of both MPPSC and the Civil Services Examination UPSC के perspective से, because a lot many questions from the administration part and regarding the kings ये सब काफ़ी ज़्यादा जो है वो Mauryan dynasty से आते हैं. And if possible next video में if you want let me know, मैं गुप्ता dynasty के भी अपने notes इसमें डाल दूंगी. So now let's talk about the Gupta dynasty. It is termed as the golden or the classical age. This is very important. इसको एक golden और classical age के नाम से जाना जाता है. इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा architecture, cultural development काफ़ी ज़्यादा हुआ था. हम आगे देखेंगे इसमें कि ऐसा क्या था. We had the rock cut temples coming up. We also had a lot of stupas being built up. काफ़ी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हुए थे. सो इस कारण से इसको गोल्डन एज और क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है. ना चंद्रगुप्त टू और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसा हमने देखा, he defeated the Shaks of Ujjain. He made Ujjain his capital where he gave patronage to Navratnas. Now Chandragupta Vikramaditya, who founded the Gupta dynasty after defeating the Shaks of Ujjain, उसने उज्जैन को अपना कैपिटल बनाया एंड गेव पेट्रनेज टू नवरत्नास. नौ रत्नास को पेट्रनेज दिया, विच वाज कालिदास, वेताल भट्ट, वरहमीर, धनवंतरी, अमर सिंह, वररुचि, घाटकर, हरिसेन एंड कहापनक. ये जो थे ये नवरत्न थे इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य, who founded the Gupta dynasty. Now the rock cut temples at Bagh caves in Dhar. Dhar is a district in Madhya Pradesh. यहाँ पे बाघ caves हैं. They belong to the Gupta dynasty. So अगर हम एक rock cut temple की बात करें which is in Madhya Pradesh and which is very important हमारे एग्जाम के perspective से, it is the Bagh cave in the Dhar district built during the Gupta dynasty. ठीक है. दिस वॉज ऑल फॉर द हिस्टोरिक पीरियड. अब हम नेक्स्ट वीडियो से मेडिवल पीरियड स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो लेट मी शो यू माई नोट्स, एंड उसमें मैंने मौर्यन डायनेस्टी के बारे में क्या क्या लिखा है हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं. सो वी टॉक अबाउट CGM चंद्रगुप्त मौर्य. उसके कोर्ट में एम्बेसडर वॉज मेगिस्थनीज, एंड मेगिस्थनीज रोट अ बुक विच वॉज इंडिका. Okay, and Chandragupta Maurya was an autocrat. He was born to a Shudra woman in the court of Nandas. ये सब चीजें इतनी important नहीं हैं. And he captured Patliputra from Dhananand. Dhananand, who was a ruler of the Nanda dynasty. यहाँ से he captured Patliputra. Who? Chandragupta Maurya captured Patliputra from Dhananand. And मैंने जैसे आपको बताया था, he was assisted बाय कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त. ये जो है ये चाणक्य के ही अलग अलग नाम है, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त. सो मेगिस्थनीज was the ambassador in the court of Chandragupta Maurya. He wrote the book Indica, captured Patliputra from Dhananand, and he was assisted by Kautilya or Chanakya. ठीक है. And there's this book which was written during this time which was Mudra Rakshas by Vishak Dutt. ठीक है. ये ज़्यादा डिटेल्स बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है. It is believed that Chandragupta Maurya defeated Seleucus Nicator. जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था यहाँ से Seleucus Nicator was trying to invade. अगर हम इंडिया की बात करें so Seleucus Nicator was trying to invade from here, and Chandragupta Maurya defeated Seleucus Nicator. Then Seleucus sent Megasthenes
And it was Megasthenes who wrote Indica. And what does Indica tell you about? It tells you about the administration, the society, and the economy of the Mauryas. So Mauryas के time पर how was the administration, how was the society, how was the economy, उस टाइम पे क्या situation, क्या scenarios थे इंडिया में, and specifically in the Mauryan Empire, that is written, like the record is written by Megasthenes in his book Indica. Okay. Now it was Chandragupta Maurya who embraced Jainism. It was Chandragupta Maurya who embraced Jainism. This is important. It was Jainism and not Buddhism. So he embraced Jainism and he went to Shravanbelgola near Mysore along with Jain monks. So these Jain monks, यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करूं, so इस एरिया में और यहाँ साउथ की बात करें, so there were two groups which were divided, one that stayed here and the other, there's a story behind this, but अगर हम short में बात करें, so there's a group that stayed here and there's this another group that went south to Shravanbelgola and near Mysore. So this group that went south was led by Bhadrabahu and the group which stayed here was led by स्थलबाहु. ठीक है, तो यहाँ पे भद्रबाहु ने लीड किया था एंड यहाँ पे स्थलबाहु ने लीड किया था. नाउ द ग्रुप दैट वेंट साउथ was later known as Digambars. Okay, and the group that stayed in the north was later called as Shwetambar. Shwetambar, Shwet मतलब सफेद, and those who wore श्वेत कपड़े, श्वेत अंबर, white clothes जो wear करते थे, they were called as श्वेतांबर. So जो साउथ चले गए, they were the दिगंबर्स, and जो नॉर्थ में रुके, they were श्वेतांबर्स. ठीक है, अगर हम इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ड्यूरिंग द मौर्याज, तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, सो देवर मेनली 6 कमिटीज एंड 6 कमिटीज में 5-5 मेंबर थे, विच बिकेम 6 into 5, therefore 30 मेंबर्स. इनका फंक्शन क्या क्या थे? सैनिटेशन, फॉरेनर्स की मदद करना, उनका ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन कि आपके मॉडर्न एम्पायर में कितने बर्थ, कितने डेथ्स, क्या क्या हो रहा है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा होता था. एंड कैपिटल यहाँ पे क्या मेंशन्ड है अगर देखें तो, see, the capital mentioned here is Patliputra. Now coming to the army was again managed by 6 committees and again 6 into 5, 5 members each. Like हर committee में 5 member थे. So these again became 30. Now what were the 6 wings? क्या क्या विंग्स थे आर्मी के? 6. लाइक ऊपर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में 6 कमिटीज बताई आपको. नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू 6 विंग्स हियर. यू हैव द आर्मी, नेवी, ट्रांसपोर्ट, एलिफेंट्स, कैवलरी एंड चैरियट्स. ये 6 विंग्स थी मॉडर्न एम्पायर पे, मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे, एंड दे हैड 5 मेंबर्स ईच. नाउ द आर्मी वाज अंडर सेनापति, मतलब आर्मी का हेड कौन था? इट वाज द सेनापति. ठीक है, एंड द सैलरी दिस टाइम ड्यूरिंग द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन इन कैश. इस टाइम पे आपको लैंड के फॉर्म में ग्रांट्स नहीं मिलते थे, आपको कैश के फॉर्म में ही मिलते थे. ओके अब ऐसा माना जाता है कि नंदाज के टाइम पे जो नंदा रूलर्स थे, धनानंद एंड अदर रूलर्स ऑफ नंदा डायनेस्टी, इस टाइम पे आर्मी काफी बड़ी थी. लेकिन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की जो मौर्यन रूलर्स की जो आर्मी थी, इट वाज इवन 3 times दैट ऑफ नंदाज. नंदा से भी 3 times बड़ी थी. सो द क्वेश्चन कम्स, हाउ वाज द आर्मी मेंटेन्ड? इतनी बड़ी आर्मी को which had 6 wings and each wing having a lot of members, elephants and other animals, ये कैसे मेंटेन्ड थी? So it had a sound financial base. ये जो स्टेट इस टाइम पे था, इट कंट्रोल्ड मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड क्योंकि ये बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल करता था, कौन? स्टेट. इट हैड अ ह्यूज एक्सचेकर, काफी ज्यादा पैसा था इस टाइम पे स्टेट के टाइम पे. द मनी मेड इट पॉसिबल, द साउंड फाइनेंशियल बेस मेड इट पॉसिबल. कुछ एरियाज थे जिसमें स्टेट की मोनोपोली थी, which was mining, liquor and arms. ये जो 3 मेजर एरियाज थे,
लिकर आर्म्स एंड माइनिंग, इन चीजों पे ध्यान रख के, इन चीजों पे मोनोपोली होल्ड करके द स्टेट मेड श्योर ऑफ अर्निंग एक्सट्रीमली हाई. ठीक है. Now there were also taxes from peasants एंड ऑल्सो जिन लोगों को इरिगेशन दिया जाता था, जिन लोगों के लैंड को इरिगेट करने के लिए अलाउ किया जाता था, या स्टेट जिसमें हेल्प करता था लैंड को इरिगेट करने के लिए, उन वो एरियाज जो थे वो स्टेट को पे बैक करते थे. सो जब ये एरियाज पे बैक करते थे, दिस ऑल्सो लेड टू द इंक्रीज इन अर्निंग. सो ऑल दीज थिंग्स मेड श्योर कि स्टेट के पास काफी पैसा था एंड द आर्मी वाज मेंटेन्ड. नाउ कमिंग नेक्स्ट, अभी हमने चंद्रगुप्त मौर्य की बात करी. चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे की बात की जाए, सो ही वाज बिंदुसार. नाउ द एम्बेसडर ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य वाज मेगास्थनीज and the ambassador during Bindusar is Demachus. Now he was called, who? Bindusar was called as Amitraghat. Amitraghat, ठीक है, अमित्रघात बोला जाता था. Okay, so Chandragupta Maurya conquered above Narmada. अब चंद्रगुप्त मौर्य was the father of Bindusar. अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे नर्मदा फ्लो कर रहे हैं. So चंद्रगुप्त मौर्य conquered above Narmada. This area was conquered by Chandragupta Maurya, and Bindusar, who was his son, conquered Deccan. He conquered the Deccan till Mysore, but except the Kaling part in Orissa. He did not conquer Kaling. तो हमने देखा कि धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर कैसे बढ़ा. Northern part was conquered by Chandragupta Maurya. The Deccan was conquered by Bindusar except Mysore. I'm sorry, till Mysore except Kaling. ठीक है. And Bindusar was also known as Amitraghat. ठीक है. एंड ग्रीक एम्बेसडर की हमने बात कर ही ली. ही सपोर्टेड द अजीविका रिलीजियस टेक्स्ट. आपको ये सिर्फ याद कर लेना है. मैं आगे आपको रिलीजन एंड काफी सेक्ट्स के बारे में अगर बताती हूँ, तब मैं आपका अजीविका सेक्ट जो है उसको कवर कर लूंगी. नाउ कमिंग टू द अशोकन एम्पायर. सो यू हैव द CGM which was followed by Bindusar, and Bindusar के बाद you have Ashoka, the great Ashoka. ठीक है. अशोका की बात करी जाए, so this person was the ambassador during the Ashokan period, and the most important event that took place during his life was the Kaling War. Kaling War के बाद Ashoka was so disappointed after looking at the kind of havoc that was created, the kind of destruction that was created. Kaling War के बाद जितना खून, जितना violence अशोका ने देखा, that created a very negative impact in his mind. And after that, he embraced Buddhism. He preferred embracing Buddhism, and he did not go for any violence or any war after the Kaling War. He embraced Buddhism under the influence of Upagupta, who was a monk who influenced Ashoka. ठीक है. तो अशोका ने इतना खून खराबा देखने के बाद ही प्रेफर्ड कि वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. So Chandragupta Maurya converted or took to or embraced Jainism, but it was Ashoka who embraced Buddhism. This is the most important thing. Now ये सारी चीजें आपकी स्टेट PSC के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं. नाउ अशोका के टाइम पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस इन पाटलिपुत्रा, विच वॉज प्रिसाइडेड बाय मोगलीपुत्र टिस्सा. ठीक है. 240 BC में अशोका के टाइम पे, ड्यूरिंग अशोका, वी हैड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल which was presided by Mogliput Tissa. Now Ashokan inscriptions, अशोका के inscriptions काफी important है. सिर्फ important की हम बात करते हैं. He was the first king to leave his record on stone में record की गए थे, and his inscriptions were deciphered by, ये direct question आया हुआ है पहले भी, the inscriptions deciphered by James Princip.
जेम्स प्रिंसिप ने डिसाइफर किए थे, स्टोन में है, 39 है, प्राकृत लैंग्वेज में है। द स्क्रिप्ट्स इन द लैंग्वेज आर अरेमिक लैंग्वेज, खरोष्टी स्क्रिप्ट इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है यहाँ पे ये लैंग्वेज, ये स्क्रिप्ट है। अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट अफगानिस्तान में है। ठीक है, इनके अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है ये हाईवेज पर भी होते हैं। दे आर ऑल्सो मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स, मेजर पिलर एडिक्ट्स एंड माइनर पिलर एडिक्ट्स। सो ये सारी चीजें हैं। नाउ इतना रटने की जरूरत नहीं है अगर हम सिर्फ यहाँ बात करें। सो अशोका का नाम ओनली अकर्स इन माइनर रॉक एडिक्ट्स एट 3 प्लेसेस। अभी हमने मेजर रॉक एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स की बात करी। अब हम अशोका के माइनर रॉक एडिक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो कि 3 प्लेसेस में सिर्फ हैं जहां पे अशोका का नाम मेंशन्ड है। 1 इज इन एमपी एंड 3 अदर्स इन कर्नाटका। के इज कर्नाटका। ठीक है, सो ये जो एरियाज हैं यहाँ के माइनर रॉक एडिक्ट्स में ही अशोका का नाम मेंशन्ड है। ठीक है, अब अशोका के धम्मा की बात करते हैं। अशोका ने अपना एक धम्मा बनाया था। ठीक है, विच वॉज नॉट अ नैरो धर्म, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं फेवर करता था। ये एक नैरो पर्सपेक्टिव का धर्म नहीं था, ये काफी ब्रॉड था। ठीक है, इट वॉज नॉट रिलेटेड टू एनी सेक्ट, एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये एक ब्रॉड फेथ था। ठीक है, इट टॉट टू लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो वाली फिलॉसफी यहाँ पे अशोका देते हैं। टॉट टू लिव एंड लेट लिव। ठीक है, एंड दिस धम्मा बुद्धा का, like this dhamma that was created by Ashoka. So we were talking about Ashoka's dhamma. अशोका के धम्मा की अगर बात करी जाए, so it was not a narrow धर्म। ठीक है, ये नैरो धर्म नहीं था। इट वॉज नॉट अ सेक्टेरियन फेथ। ये बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में बात करता है, ये बहुत अलग अलग ग्रुप्स को साथ लाने की बात करता है। एंड इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धा का धम्मा विच वॉज आइडियलिज्म। आइडियलिज्म की बात करते हैं कौटिल्याज अर्थशास्त्र दैट टॉक्ड अबाउट रियलिज्म। सो अशोका ने जो बात करी दैट वाज बोथ अ कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसने ही वाज बोथ इंस्पायर्ड बाय बुद्धा एंड कौटिल्य। ठीक है, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाज समथिंग दैट वाज अशोकाज धम्मा। ठीक है, now this is not important from the state PSC's perspective. Now we come to the causes and the causes of the fall of the Mauryan Empire. There were successive wars Ashoka के बाद. Although Ashoka avoided violence, but अशोका के सक्सेसर्स की अगर बात की जाए तो अशोका के एग्जिट के बाद there were successive wars. There were Shungs and the Kanvs in MP and the Satavahanas in the Deccan. So these kingdoms were on the rise. That was the reason that Mauryan Empire was on fall. Now there was also financial crisis. पहले हमने देखा कि आर्मी कैसे मेंटेन्ड थी मॉर्यन एम्पायर के टाइम पे। ठीक है, काफी ज्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी थी, बट ग्रेजुअली विद द इंक्रीज इन वॉर एंड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी, आपका ज्यादा ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस देने लगे। सो आफ्टर दैट फिनेंशियली जो एम्पायर था दैट स्टार्टेड फेसिंग अ लॉट ऑफ क्राइसिस। ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा क्राइसिस आने लगी। इनिशियली दो दे हैड द लार्जेस्ट आर्मी, देयर आर्मी वेंट ऑन अ डिक्रीज। देन देयर वाज ऑप्रेसिव रूल। अशोक काफी ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स ने इस टाइम पे मिसयूज किया, एडमिनिस्ट्रेशन को गलत तरीके से यूज किया। ठीक है, सो दीज वर मेनली द रीजंस दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन द मौर्यन एम्पायर। बाकी सारी जो चीजें हैं ये जब मैं मेंस की बात करूंगी तब इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अभी ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड फाइनली द मौर्यस वर डिस्ट्रॉयड बाय द शूंग्स। दैट इज, हमने देखा था कि पुष्यमित्र शूंग whose son was अग्निमित्र। ठीक है, एंड अग्निमित्र जो उनका बेटा था, these rulers were mainly responsible for destroying the Mauryan administration. ठीक है, this was all for today. We covered the Mauryan Empire, the Guptas, the Shungs, the Bactrians, Sharks, and the Kushans. And we need to also cover Sanchi Stupa.
सांची स्तूपा को मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी बिकॉज दिस वीडियो इज बिकमिंग क्वाइट लॉन्ग. So we'll cover this in the next video. That's all for today. We'll cover the next part very soon. Thank you.